गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 जो है वो जो आपको लेक्चर आ चुके हैं, 2 लेक्चर्स इजी सा लग रहा होगा ना, बिकॉज सुनी सुनी से हैं सारी बातें। मैं ये नहीं कहूंगी कि साइंस की लैंग्वेज में सुनी सुनी सी हैं, बट इस टाइम कोरोना का जो सीजन चल रहा है, आप लोग अपने यहाँ पे, यहाँ ही नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसमें हम इम्यून 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 तो बहुत सुन रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो कोरोना से बच सकते हैं। चांस बहुत बढ़ जाता है कि इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत हेल्दी फूड ले रहे हैं, आप सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम कर रहे हैं, मास्क यूज ले रहे हैं, ग्लव्स हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ रही है। और अगर आपकी इम्यून पावर सेव्ड है, आपकी इम्यून पावर आपको प्रिक्योर करना चाहती है, तो आप प्रिक्योर्ड है, नहीं तो नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा इंसान, जो कि स्पेशली बोला भी जा रहा है कि एक छोटा बच्चा और ओल्ड स्टेज में जो है वो ज्यादा चांसेस हैं इसमें आने में, फंसने में कोरोना में, बिकॉज उनका इम्यून पावर हम लोगों यूथ स्टेज जो चल रही है या एडोलसेंस में जो है उनसे कम होती है, तो बहुत जल्दी कैच कर लेंगे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इस टाइम हम इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो सेम वही चैप्टर है इस सीजन से। शायद शायद बोल रही हूँ, मुझे कंफर्म है कि आधे से ज्यादा बच्चे तो सोच रहे होंगे कि हमें पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, क्यों आ रहे हैं लेक्चर, क्या जबरदस्ती है। आप लोगों को अगर लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे तो पूरा साल वेस्ट है आपका। कैसे तो आप एग्जाम देंगे और किस तरीके से आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं हो सकता। एटलीस्ट हमें वो एग्जाम्स तो लेने पड़ेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोट किया जा सके, और वो तभी होगा जब आप लोग कुछ ठीक से आंसर लिख पाएंगे, और वो तभी लिख पाएंगे जब आप उसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। क्लास में क्या होता था, टीचर बोल रहे हैं, बुक बता दिया है, हमने लिख लिए, बोला हुआ सब कुछ, क्वेश्चन मैम ने बोर्ड पे समझा दिया, हमने लिख लिया, बस घर जाके रटना है। अब आपको खुद को बनाने पड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा टेंशन तो आप लोगों को इस चीज की कि नोट्स कैसे बनेंगे हमारे। मेरे को अभी 1-2 दिन पहले ही 2-3 स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे कह रहे थे कि मैम नोट्स कैसे बनाए, आप बोल रहे हो सब समझ में आ रहा है, आप लिखा रहे हो सब समझ में आ रहा है, बट नोट्स बनाने में हमको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? क्या आप लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं ली? आप लोगों को बुक्स तो लेनी ही पड़ेगी। मैं जो लैंग्वेज एक लाइन में लिखा रही हूँ, डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखाई है, वो डेफिनेशन अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो 2 लाइन हो गई ना भाई। उसमें शायद आपको कोई एक एक्स्ट्रा लाइन मिल जाए कि ये भी हमें अच्छी लगी, ये भी उसे डिफाइन कर रही है, तो आप 2 लाइन लिखिए, तो अपने आप नोट्स बनेंगे। लेकिन बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। बेटर है 10th क्लास में हो, रिफ्रेशर की हेल्प लो। बहुत सी रिफ्रेशर्स आती हैं, एस चंद आता है, और सॉरी आरबीएससी में एस चंद नहीं आता, आपके संजीव की आती हैं, तो बहुत सी बुक्स हैं, आप उनकी हेल्प से पढ़ सकते हो। प्लीज थोड़ा रिफ्रेशर, थोड़े से कुछ एग्जाम आइडियाज टाइप, एग्जाम आइडिया टाइप की एक बुक आती है जिनमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करके देखो। नहीं आएगा तो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट माइंड में ऐसा मत बैठाओ कि यार ऑनलाइन क्लासेस से हम नोट्स नहीं बना पा रहे, या हमारा टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो हम समझ नहीं पा रहे। एक तरीके से टीचर से डायरेक्ट ही कांटेक्ट है। एटलीस्ट हमसे तो आप 2 बार पूछोगे, तीसरी बार में तो हम ऐसे लगने लग जाता है कि यार ये बच्चा कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछेगा। ये जो वीडियोस आ रही हैं इसको आप कितनी भी बार देखो, पॉज करो, रोको, समझो, फिर समझो, फिर लिखो। बहुत अच्छा सा एक सोर्स मिला हुआ है, तो प्लीज उसको यूज लो, पढ़ो, प्लीज पढ़ो। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, और अब है हमारा लेक्चर नंबर 3। हमने जो लेक्चर नंबर 2 एंड किया था वो किस पे किया था? हमने चैप्टर नंबर 2 एंड सॉरी लेक्चर 2 एंड किया था इम्यूनिटी के भी जो इनेट और एक्वायर्ड थी, उसमें इनेट इम्यूनिटी के कितने पार्ट थे, जिसमें से मैंने आपको एक बैरियर समझाया था, फिजिकल बैरियर। याद है ना कि स्किन जो है वो आपका फिजिकल बैरियर है, बिकॉज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ के जाए तो स्किन के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं होगा कि यहाँ घुस गया और मुझे डिजीज कर दी, नहीं। मैं रेस्पिरेट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, खाना खाया, पानी पिया, इनके थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। ओके, फिर इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर के अलावा कौन से बैरियर हैं? तो अब हम सेकंड बैरियर लेंगे टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में, या फैक्टर लेंगे, दैट इज द केमिकल टाइप या फैक्टर। आप इसमें फैक्टर ऑफ इनेट इम्यूनिटी भी लिख सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी, जिसका सेकंड जो है हमें पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द फिजिकल बैरियर। ये हम कर चुके हैं। सेकंड क्या लेंगे हम? केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर। अब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने एंजाइम सुना होगा?
फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने नहीं सुना। जिनने नहीं देखी वो बात अलग है, वो तो राम भरोसे चल रही है गाड़ी, लेकिन जिनने वीडियो देख लिया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है, उनको तो एंजाइम याद होने होंगे। एंजाइम क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल या कुछ बायोलॉजिकल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को सर्कुलेट करा रहे हैं, फंक्शनिंग करा रहे हैं। वो बायोलॉजिकल केमिकल्स जो हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं, जिनका हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस से रिलेशनशिप होती है, खाना पचाने में, नहीं पचाने में, या जो भी है। तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी या हमारा इम्यून पावर है एक तरीके से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने जब चैप्टर फर्स्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वहां हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टमक, याद है? और स्टमक में मैंने आपको बताया था HCl नाम का एक एसिड रिलीज होता है, बताया था ना? कई बार क्या होता है, ज्यादा खाते रहते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो इसी रीजन से होती है। हम क्या कर रहे हैं, बार बार खाना खाते जा रहे हैं, तो वो स्टमक में जा रहा है, और उतनी ही बार क्या रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, HCl। HCl एक एसिड है जो क्या बढ़ा देता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। मैम इसका और इसका क्या रिलेशनशिप है? ये HCl क्या है, एक केमिकल, एक एसिड है, और ये बैरियर कैसे क्रिएट कर रहा है? मैंने आपको वहां 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के। फर्स्ट मैंने आपको लिखाया था कि HCl पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है, लिखाया था ना? सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड मैंने आपको बताया था कि HCl जो होता है वो आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। खाना खाया, जरूरी नहीं कि खुला हुआ है खाना तो ही कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा। अगर हमने खाना खाया, वो ढका हुआ भी था, बट जब हम खा रहे हैं, मुंह खोला, वो खाना बॉडी के अंदर जा रहा है, तो शायद आसपास के बहुत से जम्स उस पर चिपक गए। उन जम्स को किल करने का काम जो है वो कौन करता है, HCl करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो, तो इसमें लिख लीजिए आप केमिकल्स लाइक HCl इन स्टमक। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो टीयर। हमको जो आंसू आते हैं, जो आंसू बहते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, जेड है ये, लाइसोजाइम एंजाइम। जब हम खाना खाते हैं ना, तो मुंह में थूक जो रेगुलर आपके मुंह में हमेशा रहता है, आपका मुंह भी गीला रहता है हमेशा, जिसे आप थूक कहते हो हिंदी में, वो लाइसोजाइम एंजाइम है। इसका काम क्या होता है, उस थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर इकट्ठे होने का। जो बोल रही हूँ ना इस टाइम में, तो बहुत से जम्स अंदर भी जा रहे हैं मुंह खुलने पे, उन जम्स को वहीं पर किल करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। ऐसे ऐसे हमको आंसू जो आते हैं, उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ताकि आपकी आईज क्लीन हो सके, आपकी आंखों को साफ किया जा सके। तो इट मींस इन्नेट इम्यूनिटी है ये एक तरीके की हमारी, और इन्नेट में भी कौन सा बैरियर या फैक्टर है, ये केमिकल। अब आप लोग कहोगे मैम इमोशनल हो जाते हैं तब भी आ जाते हैं आंसू, तो इमोशनल बिहेवियर पे जो आंसू आ रहे हैं वो भी आपकी आंखों को साफ ही कर रहे हैं। हमारी आंखें जब हम रोते हैं तो लाल हो जाती है, और फिर वो जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो लाइसोजाइम एंजाइम है। आप अगर कभी गलती से अगर वो आपकी टंग पे टच हुआ हो जो आंसू है, तो बहुत खट्टा सा लगता है। क्या रीजन है क्यों खट्टा है? बिकॉज वो क्या है, एक एसिड है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये आपकी आईज को क्लीन करता है, टंग को और मुंह को खाना खाने के बाद क्लीन करने का काम है लाइसोजाइम एंजाइम का। और थर्ड है HCl। तो ये 2 जगह पे हो गया आपका लाइसोजाइम एंजाइम, एक तो सलाइवा में और एक टीयर में, आंसू। आया समझ में सेकंड बैरियर? तो केमिकल बैरियर का मतलब कुछ केमिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए सम केमिकल्स आर cure us from पैथोजन। किससे बचा रहे हैं? पैथोजन से। और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl इन स्टमक एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, अब हम लेते हैं कौन सा बैरियर, थर्ड बैरियर। फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, थर्ड बैरियर आपको दे रखा है, दैट इज सेलुलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर।
फिजिकली एंटर नहीं हो पा रहा, केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको किल करने के लिए। अब है सेल्यूलर बैरियर। वो क्या होता है मैम? कई बार क्या होता है कि सेल खुद भी खुद के लिए बैरियर क्रिएट कर लेती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी इस जगह पे अपन जैसे बहुत व्हीकल चलाते हैं तो ये हार्ड सी हो जाती है स्किन यहाँ से। अब यहाँ की सेल्स क्या है, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन मुझे कहीं हो गया तो वहां की सेल्स जो है स्पेशली उस फंगल इन्फेक्शन फंजाई जो है उसको किल करने की कोशिश करेगी। नहीं हो पा रहा तो बात अलग है, तब तो मुझे मेडिसिन लेनी ही है, बट स्पेशली जहां से जहां हमें डिजीज हो रही है वहां उसे किल करने की कोशिश भी की जाती है। ओके तो आपका सेल्यूलर बैरियर जो है इसमें सेल खुद काम करती है। तो सेल्यूलर बैरियर जो है ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होती है मैक्रोफेज और एक तो होती है साइटोटॉक्सिक। मैक्रोफेज सेल्स और सेकंड होती है साइटोटॉक्सिक सेल्स। अब क्या है कि मैक्रोफेज जो होती हैं, साइटोटॉक्सिक का मतलब तो क्या है, ये खुद ही खा जाएगी, जैसे ही पैथोजन आएगा पैथोजन को कंज्यूम कर जाएगी। तो साइटोटॉक्सिक सेल्स कौन सी होंगी? ऐसी सेल्स या ऐसा बैरियर कंज्यूम द पैथोजन, क्या कर जाएंगे? पैथोजन को ही खा जाएगी। एक होती है मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल जो होती है बनाती है, फॉर्म करती है, फॉर्म एंटी bodies to kill the pathogen, to kill or stop the pathogen। रोक लिया, खत्म कर दिया तो मैक्रोफेज सेल बैरियर होगा। खा गई, उसमें इतनी टॉक्सिसिटी थी कि वो मरी गया, खाई गई, तो साइटोटॉक्सिक सेल्यूलर बैरियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको थर्ड दे रखा है इनेट इम्यूनिटी का फैक्टर, दैट इज द फीवर। क्या दे रखा है? फीवर। अच्छा, फीवर सबको आता होगा। क्या है फीवर? डेंगू मलेरिया वगैरह है ना, तब तो ठीक है कि आपको कोई डिजीज हुई है। कई बार नॉर्मली भी फीवर आ जाता है, जैसे आज थकान सी है, फील कर रहे हैं गर्म है हल्का फुल्का, वो क्यों हो रहा है? वो भी आपकी बॉडी का एक इम्यून पावर है। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर हो चुके हैं और आपकी इम्यूनिटी उसे किल नहीं कर पा रही, तो एकदम से एक फैक्टर क्रिएट होता है, दैट इज फीवर। फीवर क्या करता है? फीवर अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण पैथोजन का जो प्रोसेस है वो या तो रुक जाता है या स्लो हो जाता है या पैथोजन को किल कर दिया जाता है। तो फीवर क्या करता है? इंक्रीजेस द टेम्परेचर of a body to stop the functioning of pathogen। पैथोजन की फंक्शनिंग को स्टॉप करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देना फीवर कहलाता है। तो नॉर्मल फीवर आना भी क्या है? एक तरीके की आपकी इम्यून पावर है, अच्छा माना जाता है। हल्का फुल्का बुखार कभी कभी आ जाना, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर किसी सेल के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो जाएगा तो इसका मतलब हमारी इनेट इम्यूनिटी जो हमको मम्मा से मिली है, बर्थ के टाइम से हमारे में है, जो नॉन स्पेसिफिक है, हर डिजीज से लड़ रही है, वो 4 तरीके के फैक्टर्स भी रख रही है। या तो केमिकली रिएक्ट कर रही है बॉडी में, या वो फिजिकल बैरियर शो कर रही है, या फिर वो सेल्यूलर बैरियर क्रिएट कर रही है, या फिर वो फीवर बनाती है। अब क्या है? एक होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है बच्चों? इन्फ्लामेशन। देखिए, फीवर के साथ ही एक होता है इन्फ्लामेशन।
inflammation, create in nearby cell to kill the pathogen in the next cell. नेक्स्ट सेल। अब इसका मतलब क्या है? इसमें कोई पैथोजन एंटर हो गया है ना, अब ये इसमें क्या क्रिएट करेगा बच्चों? डिजीज। तो क्या होगा कि जो इन्फ्लामेशन है इसका मतलब यहाँ वाली सेल जो है क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटीबॉडीज, ताकि इस पैथोजन को क्या कर दे? स्टॉप कर दे, या इसके अंदर होकर के डिजीज ना हो। तो अपने आप में डिजीज को रोकने के लिए या बराबर वाली सेल के फंक्शन को रोकने के लिए, जो बहुत तेजी से फैला रहा है इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण भी हमको फीवर आता है। आ गया समझ? तो अब क्या बचता है? इनेट इम्यूनिटी हो गई, उसके फैक्टर्स हो गए कि कितने तरीके के फैक्टर्स होते हैं। फिर आती है हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। लास्ट इसके जो पॉइंट बचते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक होती है, ये एडेप्टिव होती है, और ये आफ्टर बर्थ हमको जनरेट करनी होती है हमारी बॉडी में। ये भी दो तरीके की होती है, या तो ह्यूमोरल होती है या मेडिएटेड होती है। ह्यूमोरल या मेडिएटेड। तो फैक्टर्स ऑफ इम्यूनिटी जो है ये कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या बचता है हमारे पास में? अब हमारे पास बचती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने बाहर से गेन की है, या हमारी बॉडी खुद क्या करती है? जनरेट करती है ना। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की हो सकती है? क्या अब उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं? तो हम बताते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये दो तरीके की है, जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं दे रखा है। ह्यूमोरल और सेकेंड इज मेडिएटेड। ह्यूमोरल और मेडिएटेड। ह्यूमोरल और मेडिएटेड का मतलब सेल खुद के लिए ही खुद को बना रही है तो मेडिएटेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेल खुद के अंदर एंटीबॉडीज को बना ले फर्दर किसी और को स्टॉप करने के लिए, तो मेडिएटेड है। ह्यूमोरल जो आप एंटर करवाते हो, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तो इंजेक्ट कराना। और मेडिएटेड का मतलब सेल मेडिएट दी इम्यूनिटी। इसे CMI भी कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और वैसे देखा जाए तो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट से, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और पैसिव का मतलब इंजेक्ट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है, जिसमें जितने भी अभी क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं एक बार आपको लिखा देती हूँ। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव पैसिव का, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े फैक्टर्स जो हमारी इम्यून पावर को या हमारी इनेट इम्यूनिटी जो है उससे रिलेट करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं, जो अगर कम हो जाएंगे तो हम बहुत जल्दी डिजीज कॉज कर सकते हैं या डिजीज हमारे में आ सकती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है, what type of barrier the what type of barrier the क्या
The sweat is. What type of barrier the sweat is? किस टाइप का बैरियर है? आप सोच के आंसर दीजिएगा कि अगर आपको पसीना आ रहा है तो किस टाइप का बैरियर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्वेट का हो गया कि स्वेटिंग जो है वो किस टाइप का बैरियर होता है। फिर हमारा इनेट इम्यूनिटी में हमने और क्या पढ़ा था, हमने फिजिकल बैरियर के बारे में पढ़ लिया था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में दे दिए हैं। केमिकल बैरियर्स के बारे में अगर अपन देखें, which enzyme help us to cure from pathogen in our mouth. Third question, what is active and passive immunity? फोर्थ क्वेश्चन, अगर एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने जो अभी आपको बताया सिर्फ उतना ही लिखना है, बिकॉज हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक बैरियर अपन ने पढ़ा फीवर के बारे में और इन्फ्लामेशन के बारे में, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फीवर is a barrier of innate इम्यूनिटी? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि फीवर जो है वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी का एक फैक्टर है या एक बैरियर है? तो स्वेटिंग जो है वो किस तरीके का बैरियर होता है, ये आप सोच के आंसर लिखिएगा। स्वेट एक लिक्विड है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एंजाइम जो है वो पैथोजन से हमारे माउथ में हमको बचाता है, मुंह के अंदर कौन सेफ रखता है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन, और लास्ट जो है आपको एक्सप्लेन करना है कि फीवर जो है वो एक बैरियर है बट वो एक इन्नेट बैरियर है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। आप उसे पॉज करके एक बार उसे समझिए, आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिखिए। आंसर बहुत अच्छी से राइटिंग में लिखना है, कॉपी बहुत अच्छी वेल मैनर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।